नमस्कार। द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या राहुल गांधी पर खतरा बढ़ता जा रहा है? उनकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा है और अब कभी भी ऐसा हो सकता है कि उन पर कोई हमला हो जाए, जानलेवा हमला हो जाए। ये हालात बनते जा रहे हैं लगातार। पिछले एक महीने के अंदर हम लगातार ये देख रहे हैं कि भारत सरकार, मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री तक उनके बारे में जिस तरह की टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो नंबर 1 आतंकवादी हैं और सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में शिंदे सेना के एक विधायक संजय गायकवाड़ ने उनकी ज़ुबान लाने वाले को, काट कर लाने वाले को 11 लाख के इनाम की घोषणा की है और अब उन्होंने ताज़ा बयान में ये भी कहा है कि वो कांग्रेसी कुत्तों को जिंदा गाड़ देंगे, दफना देंगे। तो ये लगातार बयान बढ़ते जा रहे हैं। उधर हेमंत बिश्व शर्मा के जहरीले बयान राहुल गांधी के खिलाफ आते रहते हैं और अब ये देखा जा रहा है कि संघ परिवार के बहुत सारे छुटभइये बड़े नेता जिस तरह से जहर उगल रहे हैं और मोदी समर्थक जो पत्रकारों की टोली है वो भी यही काम कर रही है। पूरे माहौल को विषाक्त बना रही है, जहरीला बना रही है और एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें राहुल गांधी पर कोई हमला हो सकता है। राहुल गांधी पर खतरा बढ़ गया है, इतना तय है। शायद इसको रियलाइज़ किया है कांग्रेस पार्टी ने भी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अब जाकर एफआईआर दर्ज कराई है। ये कहते हुए उस एफआईआर में उन्होंने जिक्र किया है कि तमाम तरह की धमकियां उनको मिल रही हैं जिसमें उनके जान को भी खतरा है और ये जो एफआईआर की कॉपी है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी भेजी है उसकी जानकारी के लिए। उधर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि नेता प्रतिपक्ष पर इस तरह टीका टिप्पणियाँ हो रही हैं, हमले की बात हो रही है, उन्हें नंबर 1 आतंकवादी बताया जा रहा है आपके मंत्रियों द्वारा और आपको इनको चुप कराना चाहिए। ये बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा नहीं है भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए और ये किसी भी ऐसी परिस्थिति को जन्म दे सकते हैं जो भारत में अस्थिरता पैदा कर सकती है। तो ये कांग्रेस की तरफ से अब इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और गंभीरता से सबको लेना चाहिए। हालांकि ये गंभीरता हमें सरकार में नहीं दिख रही है, प्रधानमंत्री में नहीं दिख रही है, गृह मंत्री में नहीं दिख रही है और जो भी इस सरकार के खैर ख्वाह हैं वो भी इसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब ये जिस तरह का सिलसिला बन गया है राहुल गांधी पर हमलों का, वो राष्ट्रीय से अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनेंगी। ये पूरे दुनिया भर के मीडिया में ये सुर्खियां जाएंगी, ये खबरें जाएंगी, शेयर होंगी कि भारत में जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उस पर हमले की बात किसी और की तरफ से नहीं बल्कि इस सरकार में शामिल दलों, नेताओं और मंत्रियों तक की तरफ से हो रही है। और क्या नेता प्रतिपक्ष सुरक्षित नहीं है? हम देख रहे हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और वहाँ जिस तरह का वातावरण ट्रंप और उनकी पार्टी ने बना रखा है उसकी वजह से ये नौबत आई है कि उन पर हमले हो रहे हैं। कुछ हमले हुए हैं, एक तो हमला बहुत जानलेवा हमला था और एक के बारे में कहा जा रहा है कि ये फर्जी हमला भी हो सकता है। बहरहाल अमेरिका की बात अमेरिका पर छोड़ दें, हिंदुस्तान में ये जो स्थितियाँ बन रही हैं वो बहुत डराने वाली हैं, चिंता पैदा करने वाली हैं क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है। ये हो क्यों रहा है ये भी समझने की ज़रूरत है। ये सारी परिस्थितियां 2024 के चुनाव के बाद से बन रही हैं। 4 जून के बाद से जिस तरह से नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, वो 240 पे पहुंच गई और उसे दूसरे दलों के सहयोग से सरकार बनानी पड़ी है। प्रधानमंत्री कमज़ोर पड़ गए हैं, वो लाचार दिख रहे हैं, उन पर अपने सहयोगी दलों का दबाव भी है, विपक्ष का तो दबाव है ही। विपक्ष ने बहुत तीखे तेवर अपना रखे हैं। राहुल गांधी ख़ास तौर पर लगातार अटैक कर रहे हैं और वो अभी अमेरिका गए थे, वहाँ भी उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा। एक एक करके ऐसे सवाल उठाए जिनसे
मोदी सरकार पूरी तरह से एक्सपोज होती है, क्योंकि वो जिस तरह की एक रूपता देश में डालना चाहती है, थोपना चाहती है, वो उसके विपरीत एक नरेटिव गढ़ रहे थे। वो भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बता रहे थे, जिसमें हर इलाके की, हर राज्य की अपनी खूबियाँ हैं, अपनी पहचान है, अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास है, अपना खान पान है, रहन सहन है, अपनी भाषा है, और उसकी विविधता को वो संजोने की बात कर रहे थे। और इधर ये सरकार एक रूपता लाना चाहती पूरे देश में, हर बात में वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, इस तरह की चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं। तो ये एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, जिसमें कुछ भी हो सकता है। ये भी ध्यान देने की बात है कि ये जो धमकियाँ मिल रही हैं, ये जिस तरह की टीका टिप्पणियाँ हो रही हैं, वो कोई सनकी लोग, अनपढ़ लोग, सड़क चलते लोग, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं कर रहे हैं, या गौरक्षकों, तथाकथित गौरक्षक की तरफ से नहीं आ रही है, या कुछ तथाकथित साधु जो इस तरह की बातें करते रहते हैं, जीनोसाइड की, नरसंहार की, उन्होंने इस तरह की बात नहीं की है, बल्कि इस सरकार में बैठे केंद्रीय मंत्रियों तक ने ये बात कही है। और विभिन्न सरकारों में, राज्य सरकार जो है बीजेपी की या उनके समर्थक दलों की, वहाँ के नेता कह रहे हैं। तो राहुल गांधी टारगेट पर हैं। राहुल गांधी इसलिए टारगेट पर हैं कि वो चुनौती बनते जा रहे हैं इस सरकार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। वो लगातार अटैक कर रहे हैं मोदी पर, उनके मित्रों पर, अडानी पर, और जिस तरह का उन्होंने निज़ाम कायम कर रखा है आतंक का एजेंसियों के बल पर, उस पर अटैक कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये सरकार हड़बड़ाई है, बौखलाई है, और उसके समर्थक उस और भी ज़्यादा बौखला गए हैं कि ये हो क्या रहा है। 10 साल तक जिस तरह से चल रहा था, ये वैसे ही आगे क्यों नहीं चल रहा है, इसको चुनौती क्यों दी जा रही है। और इसके अगर इस तरह से हुआ, और अभी तो 240 सीटें थी, अब ये कहीं और न आने वाले दिनों में इस पर जनाधार और घट जाए। राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, उनमें बीजेपी सभी में हारते दिख रही है। ये भी एक खिसियाहट, बौखलाहट की वजह है कि अगर ये राज्य बीजेपी के हाथ से निकलते हैं, या बीजेपी मान लीजिए हरियाणा में हारती है, महाराष्ट्र खो देती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये झटका मोदी के लिए भी होगा, बीजेपी के लिए भी होगा, और पूरे संघ परिवार के जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का, उसको भी होगा। तो ये बौखलाहट इस सब की है। मोदी समर्थक इसलिए बौखलाए हुए हैं कि मोदी कमज़ोर दिख रहे हैं, बीजेपी भी के अंदर से भी उन पर क्वेश्चन हो रहे हैं, आरएसएस लगातार अटैक कर रहा है, भागवत बार बार बयान दे रहे हैं। तो मोदी को बचाने के लिए मोदी के समर्थक एक तरह से ध्यान बटाना चाहते हैं, राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पर निशाना लगा रहे हैं। और जो समर्थक हैं उनके, उनमें बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, वो अपना गुस्सा राहुल गांधी पर उतारना चाहते हैं। ऐसे में परिस्थितियां बहुत ही विकट बनती जा रही हैं। ये माहौल जितना विषाक्त होगा, उतना ही हिंसक गतिविधियों के लिए उसमें गुंजाइश बनेगी, और उतना ही राहुल गांधी पर खतरा बढ़ता जाएगा, राहुल गांधी पर हमला की संभावनाएं भी बढ़ती जाएंगी। हम आपको ये भी बता दें कि 2018 में राहुल गांधी को जो विशेष सुरक्षा मिलती थी, उसमें भी कमी कर दी गई है। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दिनों में सुरक्षा दी गई थी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिवारों को, उसमें भी कटौती कर दी गई है। तो वो उस लिहाज से भी राहुल गांधी और भी खतरे में आ जाते हैं, उनकी सुरक्षा कमज़ोर होने की वजह से। अब सोचिए कि अगर हो न हो किसी दिन कुछ किसी तरह का हमला उन पर हो जाए, उनको किसी तरह का नुकसान पहुँचे, तो इस देश में क्या परिस्थितियां बनेगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या फजीहत होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बारे में पहले ही अब नकारात्मक धारणाएं बन गई हैं। वहाँ ये धारणा बन चुकी है कि भारत में एक अतिपंथी, अतिवादी हिंदू राष्ट्रवाद हावी है। जो सरकार है उसमें हिंदुत्ववादी हावी हैं, और वो जो अल्पसंख्यक हैं उन पर हमले कर रहे हैं। एक ख़ास कारपोरेट घराने की मदद से
अपने को मजबूत कर रहे हैं, एक खास एजेंडा लागू करना चाहते हैं, और जो भी विरोध में खड़े हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, विपक्ष को निशाने पर बनाया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है या उन्हें मामलों मुकदमों में फंसाया जा रहा है। तो ये धारणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन चुकी है। भले ही मोदी जी कुछ भी कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत चमाचम चमक रहा है या उनकी ख्याति और उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो उसमें आप देख सकते हैं कि भारत के बारे में सकारात्मक खबरें बहुत कम आ रही हैं, नकारात्मक खबरें ज़्यादा आ रही हैं। ऐसे में क्या मोदी जी का चुप रहना ठीक है? क्या गृह मंत्री अमित शाह का चुप रहना ठीक है? क्या इस सरकार को आश्वस्त नहीं करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, इस देश को, कि वो इस तरह की गतिविधि को नहीं होने देंगे? क्या उन्हें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? क्या उस मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए, बाहर नहीं कर देना चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष को आतंकवादी नंबर 1 कह रहा है? क्या बीजेपी को अपने उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहिए जो राहुल गांधी को देशद्रोही, देश विरोधी करार दे रहे हैं? ये एक बहुत बुनियादी शर्त है कि जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं वो देश में रहने वालों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। और राहुल गांधी तो एक तरह से शेडो प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आप वेस्टमिनिस्टर सिस्टम की बात करते रहते हैं जैसा ब्रिटेन में है, तो राहुल गांधी की हैसियत तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद उस तरह की हो गई है, तो उसकी सुरक्षा की तो आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उनको कुछ होता है तो निश्चित रूप से मोदी सरकार कटघरे में खड़ी, वो अभी भी खड़ी है, लेकिन तब सीधा ब्लेम उस पर जाएगा क्योंकि उसने लापरवाही बरती, उसने समय पर कहा जो भी उपाय करने चाहिए थे वो नहीं किए। तो ये बहुत बहुत क्रूशियल टाइम है जब मोदी बोलें, प्रधानमंत्री बोलें, राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी का जवाब देते हुए उन्हें आश्वस्त करें, जो एफआईआर दर्ज की गई है कांग्रेस की ओर से उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, उन लोगों के खिलाफ जिनके नाम इस एफआईआर में हैं, जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर जो मुख्य विपक्षी दल है उसकी एफआईआर पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर किसकी एफआईआर पर कार्रवाई होगी? कैसे ये देश मानेगा कि एक आम आदमी की एफआईआर पर ये सरकार कार्रवाई करेगी? तो ये दिस इज़ हाई टाइम व्हेन दिस गवर्नमेंट शुड एक्ट। और एक्ट का मतलब है डिसाइसिवली एक्ट करे इन हिंसक बयानों के खिलाफ और जो हिंसा फैलाने वाली बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ। और सबसे ये न केवल इनको हटाने की बल्कि इनके खिलाफ मामला दर्ज करके इनको जेल भेजने की भी कार्रवाई उसमें शामिल होनी चाहिए, जो केंद्र सरकार को करनी चाहिए। तो ये अगर मोदी जी अगले कुछ दिनों में इसका जवाब नहीं देते हैं, अगर अमित शाह कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर ये मानने में शायद गलत नहीं होगा कि इन सब लोगों को, इन तत्वों को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, उनसे उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है। और अगर इन बयानों की वजह से कोई दुर्घटना, हादसा होता है तो उसके लिए ये भी उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना कि वो उस घटना को अंजाम देने वाला। इसलिए हमारी पूरी सरकार कटघरे में है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ख़ास तौर पर कटघरे में हैं। तो अब नज़र रहेगी अगले कुछ दिनों तक कि ये सरकार इन चिंताओं को कैसे एड्रेस करती है, कैसे संबोधित करती है, क्या कार्रवाई करती है, और वो कार्रवाई दिखावटी है या ठोस है। वो सचमुच में उसके पीछे कोई इच्छा शक्ति है, कोई इन चीज़ों को, इन घटनाओं को, इस तरह की बयानबाजी को रोकने की मंशा है, या फिर सिर्फ ये दिखाने की कि जैसे प्रज्ञा ठाकुर के मामले में किया था कि मैं दिल से कभी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन उन्हें हर तरह की तरक्की दी गई। और ऐसे बहुत सारे नेताओं को बीजेपी में प्रमोशन मिले हैं,
महत्वपूर्ण पद मिले हैं, चुनाव में टिकटें मिली हैं। तो हम अब पूरी देश की नज़र है, विश्व की नज़र है कि ये सरकार इस गंभीर मसले पर क्या करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।